नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और नवभारत पर शुरू हो गया है देश का मूड मीटर। लेकिन मूड मीटर में आज न तो क्यूआर कोड होगा और न ही आपको वोट करना है, क्योंकि आज वोटिंग की बारी थी 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर, जहां मतदान आज करीब करीब खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब से चंद मिनट पहले ही वहां मतदान खत्म हुआ है। इसलिए हम आज आपको सीधे ले चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, जो ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि इन सीटों पर आज कैसा था जनता का मूड। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बयानों का खूब शोर रहा और आपको हम सेकंड राउंड की जो वोटिंग है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। दूसरे चरण में किसकी हवा चली और किसकी हवा गुम हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलोर और कोलकाता समेत वायनाड से भी हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, जो कि लाइव रिपोर्ट आपको बताएंगे कि वहां किस तरीके से आज दिन भर वोटिंग हुई और कैसा रहा जनता का मूड। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी और दिनेश वार्ष्णेय होंगे, जो बताएंगे कि मतदान कम या ज्यादा होने का क्या मतलब है, और साथ ही चुनाव ठंडा या गर्म, इसका सटीक विश्लेषण भी करेंगे हम लोग। मुस्लिम आरक्षण से लेकर विरासत पर लगने वाले कर का जो मुद्दा इस चुनाव के पहले गूंजा, उसका इस पर कितना असर हुआ होगा, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ बंगाल में जो बवाल हुआ, इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम सारे रिपोर्टर्स चलें, उसके पहले एक बार जरा हो सके तो दिखाइए कि शाम 5 बजे तक कहां से कितने % वोटिंग की अभी तक खबर है। हमारे पास जो अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से मेरठ में 54.6, अलीगढ़ में 54.3, गाजियाबाद में 48%, गौतम बुद्ध नगर में 51.5%, मथुरा में करीब करीब 47% और बागपत में करीब करीब समझिए 53% मतदान की खबर है अभी तक। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा, इसको देखकर ऐसा ये नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उत्साह इस बार दिखा है। फर्स्ट फेज के मुकाबले अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वोटिंग इस बार हुई है या उसमें कोई बहुत बदलाव दिख रहा है। एक तरीके से देखें तो नॉर्मल से कम ही वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। इसलिए 6 बजे के आखिरी जो आंकड़े आएंगे उसके बाद हो सकता है कि इसमें एक बड़ी तब्दीली देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि पिछले बार का जो रिकॉर्ड है या पिछले बार के जो आंकड़े हैं उसको एक क्रॉस कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इन सारी सीटों पर अगर देखिए तो सिर्फ गाजियाबाद छोड़ दिया जाए तो सारी सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। पिछली बार 60 से लेकर 65% के बीच में, 64% के बीच में मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जिस तरीके से वोटिंग हुई है 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है, आखिरी रिपोर्ट है 5 बजे की, उससे ऐसा लगता नहीं है कि पिछले बार का आंकड़ा क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं हम लोग। तो हम चलते हैं सीधे श्वेता के पास। श्वेता के साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कि आज दिन में मतदान किया है, और आज वोटर का मूड कैसा रहा, पिछले फेज के मुकाबले, पहले चरण के मुकाबले इस चरण में क्या तब्दीली दिख रही है और लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग से लौट कर। जरा एक बार चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता। बिल्कुल रंजीत जी, देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि आज दिल खोलकर मतदान करने पहुंचे। लेकिन गाजियाबाद के 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, जैसा आपने भी बताया, वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। लेकिन फटाफट से इन लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगी एक फर्स्ट टाइम वोटर से। उन्होंने पहली बार मतदान किया है, क्या मन में था इस बार वोट करते वक्त? मैं थोड़ी एक्साइटेड थी, एज मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड दूसरा, जो बीइंग अ गर्ल, मेरे को थोड़ा वुमेन सेफ्टी का कंसर्न था, तो मैंने उसका सोच के वोट करा। एंड दूसरा, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन का फैक्टर देख के मैंने। आप लोग बताइए, और आप लोग कुछ गाना भी गुनगुना रहे थे, मैं सुन रही थी तब से। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। क्रॉसिंग में फिर से हम भगवान। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे वो जानते, बताइए आप श्वेता।
जी, मैं पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ शाबेरी में जो जाम रहता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो यातायात का जो साधन है वो अच्छा हो। यहाँ पे लेडीज की सेफ्टी को लेके हमें थोड़ा सा मुद्दा रहता है कि बहुत रात में लेडीज को लेके सेफ्टी अच्छी हो। सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, आप बताएं मैम। हाँ मेरा मुद्दा है कि मोदी जी ने हमारे देश में सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने देश की सीमा की बहुत अच्छे से सुरक्षा की है। सुरक्षा, देश के डिफेंस को लेकर बहुत खुश हैं आप। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मतलब हमारा जो इंडिया है, इट शुड बी अ सेफ इंडिया। लाइक व्हेन आई वॉक ऑन द रोड, इट शुड बी लाइक आई एम वॉकिंग विद द सेफ्टी। सेफ्टी, बेटी को गोद में लिया है, सेफ्टी चाहती। कुछ पुरुषों के पास चल लेते हैं। आप फटाफट से बताइए, जब मतदान करने के लिए आज पहुंचे आप लोग, इंतजाम बहुत अच्छा गाजियाबाद में किया है, लेकिन बहुत परसेंटेज अच्छा नहीं रह रहा है वोटिंग का। हाँ, बहुत से लोग जो है सो सोसाइटी में होते हुए भी नहीं आ पाए हैं और कई लोग जो है छुट्टी होने की वजह से बाहर चले गए। तो ये एक समस्या रही है। समस्या तो है। इसके अलावा सर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं परसेंटेज तो घट ही रहा है, लेकिन पिछले अगर 5 सालों के काम की बात करें तो संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सरकार के विकास के कार्यों से। यहाँ पर खासतौर पर गाजियाबाद में भी, लेकिन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल श्वेता, तो ये बात समझ में आ रही है। यहाँ तो माहौल बिल्कुल राममय है। राम से लेकर और देश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, तमाम सुरक्षा के तमाम मसले हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के मूड आज देखने को मिले हैं दिन भर। हम चलेंगे अनुराग के पास, जो कि मेरठ से हैं हमारे साथ, और मेरठ में इस बार कैसी हवा चल रही है। आज जो दिन का माहौल दिखा अनुराग, और अभी जब शाम में कोई तब्दीली देख पा रहे हैं आप कि जैसा दिन में आपने दिखाया कमोबेश उसी तरह का माहौल है? और जैसा कि मैं एक और चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूं कि मेरठ में 5 बजे तक 54.5% वोटिंग हुई थी, यानी कि देखा जाए 64% से 10% कम। क्या आपको लगता है कि जो शाम के आखिरी 1 घंटे में इस तरह की लंबी कतार दिखी कि 10% का यह फासला तय हो गया होगा 1 घंटे में? जी रंजीत जी, उम्मीद यही की जा रही थी कि जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे थोड़ी सी मौसम में ठंडक आएगी, वैसे वोटर घर से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ज्यादातर बूथों की बात की जाए तो उस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन 60% तक मतदान प्रतिशत पहुंच सकता है जब ये आखिरी डेटा चुनाव आयोग की तरफ से सामने आए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जिस बूथ पर हम मौजूद थे, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, तकरीबन इस बूथ पर 5000 मुस्लिम वोटर है, और यहाँ पर भरी दोपहरी में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे। तो वोटर्स का उत्साह तो दिखा, लेकिन उत्साह किन मुद्दों पर था, जरा एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा आप बताएं कि आप वोट डालने आए, आपने वोट डाला, क्या मुद्दे ध्यान में थे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरठ की जनता ने वोट किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल की टीम का स्वागत करना चाहूँगा इस बूथ पर कि आप आए और यहाँ मतदान की व्यवस्था आपने देखी। यहाँ के वोटर्स ने ये 2 मुद्दे हमने देखे हैं कि इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहना चाहिए, नफरत को नकारा है, और सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी यकजहती और मुल्क की सालमियत के लिए हमने वोट दिया है। हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में यकजहती रहे, हमारे हमवतन भाई मिलकर हम साथ रहें। ठीक है सर, आप बताएंगे किन मुद्दों पर वोट किया आपने? हमने तो वोट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो राजनीति की वाला माहौल चल रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम वाला माहौल चल रहा है, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रेम की भावना वाला माहौल। तो बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर आगे चल रहे हैं। यही तो जो नीचे स्तर के लोग हैं वो इस काम को गलत कर रहे हैं। हमारे मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो टीम वर्क है वो काम गलत कर रही है, हिंदू मुस्लिम पैदा कर रही है। इसकी वजह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। आप बताएंगे किन मुद्दों पर वोट किया? बड़ी लंबी कतार थी यहाँ पर, यहाँ की जनता ने क्या सोचा? आप लोग उनके बीच भी रहे होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे जो मतदान किया है ना, वो बेरोजगारी और अपनी शिक्षा और हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर मतदान किया कि आपस में ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, दोनों भाई आपस में एक मोहब्बत के साथ मतदान करें। आप बताएंगे भाईचारे एकता की बात हम आपके पास फिर आएंगे अनुराग आपके पास। एक बार रविकांत के पास चलते हैं और हम हर्षवर्धन जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं रविकांत, अगर आप आंकड़े देखिए मथुरा के आंकड़े सबसे ज्यादा निराशाजनक हैं। अगर वोटिंग का परसेंटेज देखिए करीब 47%। पिछली बार 61% वोटिंग हुई थी यहाँ तो, और 5 बजे तक यहाँ के आंकड़े कह रहे हैं कि 47%। कोई हवा बदली हुई दिख रही है क्या संकेत हैं? देखिए रंजीत जी, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आखिरकार ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ? मथुरा की जनता मेरे साथ है, एक एक करके उनसे पूछ लेते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रह रहा है? नहीं, यहाँ पर तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिन लोगों ने वोट डाला है वो सब लोगों ने डाला है। यहाँ विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं था
तो उन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज कम किया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार 60% वोट परसेंटेज था, इस बार कम दिखाई दे रहा है, क्या वजह है, क्या कोई विरोध की लहर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो यथावत है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर जो वोटिंग परसेंटेज अगर कहीं कम हुआ तो वो विपक्ष की हताशा के कारण होगा, क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई प्रत्याशी, विपक्ष का कैंडिडेट नहीं था। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे थे मथुरा के, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? देखिए, मथुरा के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे एक एक करके तो मैं आपको शॉर्टकट इसमें शॉर्ट टाइम में नहीं गिना। प्रमुख मुद्दे बता। प्रमुख तो जैसे जब मैंने अभी आपसे बात कर रही थी कि जमुना जी की सफाई है, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, बंदरों का आतंक, जिसके लिए हेमा जी ने कहा था कि बंदर सफारी बनाई जाएगी एक, यहाँ से ये बस स्टैंड से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। वोट हो गया, आपको क्या लगता है कौन जीता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है मथुरा से? ये हमारी हेमा जी जीतने के लिए है, जो वर्तमान सांसद है, लगभग 4 और 5 लाख के बीच में। आपको क्या लगता है? अरे 5 लाख से ऊपर जीतेंगी, मोदी जी का नाम है, 5 लाख से जीतेंगी, और मोदी जी के और योगी जी का तो यानी हैट्रिक लग रही है। देखिए तो वोटिंग भले कम हुई है, लेकिन उत्साह कोई कम नहीं हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं। हर्षवर्धन जी, जरा हर्षवर्धन जी को, अच्छा हर्षवर्धन जी नहीं है तो एक बार अभी हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके पास चलेंगे। रंजीता के पास चलते हैं। वायनाड से हैं रंजीता। रंजीता, आपने पिछला चुनाव भी कवर किया था वायनाड में, और आप इस बार भी वहां गई हैं। पिछली बार और इस बार की हवा में कोई बदलाव महसूस हो रहा है, या लग रहा है कि जैसे पिछली बार 4 लाख वोट से जीते थे, इस बार भी वहां से राहुल गांधी उसी तरीके से जीतेंगे? क्या लग रहा है आपको? रंजीत जी, 5 साल में लोकसभा चुनाव, 2019 का जिक्र आपने किया और आज 2024 में हम खड़े हैं। इन 5 सालों में कई चीजें बदली। वायनाड के 5 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी संसद से बेदखल भी हुए, यानी उनकी सदस्यता भी बीच में चली गई। इन 5 सालों में वायनाड ने बहुत कुछ देखा, लेकिन 2019 में जो लहर थी, जो हवा था, जिस तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ जुटती थी, नॉमिनेशन में भी मैं इस वक्त आई हुई थी जब राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नॉमिनेशन में पहुंची हुई थी। भीड़ जरूर वो थी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पिछली बार भावनात्मक तौर पर वायनाड के लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है, और राहुल गांधी अगर जीत कर आते हैं तो केरल से उनका सांसद प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक बड़ा फैक्टर आज भी हम लोगों ने देखा। यानी कि रंजीता, इस बार वायनाड के लोगों को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है कि वो अगर जीत भी गए तो पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो मतलब वायनाड के लोग मान चुके हैं कि पीएम नहीं बन रहे हैं राहुल गांधी कम से कम। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इंडिया अलायंस है इस बार, और अभी तक प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर किसी तरह की जो हम कह सकते हैं घोषणा अभी तक नहीं की गई है। एक मतदान केंद्र में हूं मैं और जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। आप बताएं कि वोटिंग आज किस तरह की रही, और क्या ये जो कहा जा रहा है बार बार कि इस बार तीनों जो कैंडिडेट हैं उनमें बराबर की टक्कर है, क्या इस तरह का है? इस तरह का अभी इधर वायनाड पार्लियामेंट से वो राहुल गांधी का बहुत बुरी वर्ष 3 लाख का ऊपर वोट मिल जाएगा। पिछली बार 4 लाख से जीते थे, इस बार क्या मार्जिन कम हो जाएगा? मार्जिन कम होने का कारण है बहुत आदमी यहाँ बाहर का काम किया, इधर काम के नहीं था इंडिया में, इसलिए बाहर बहुत आदमी अभी काम के लिए, वो 5 साल का अंदर बहुत आदमी का वोटर वाला काम के लिए बाहर गया। हाँ। वो गल्फ में और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सब बहुत आदमी का। अभी एक बूथ में 1000 वोट है तो और 600 आदमी इधर है, 400 आदमी बाहर है। अच्छा, केरल से बाहर है, और इस वजह से वोट का और बतौर सांसद ये आरोप भी बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो लगा रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत अपने संसदीय क्षेत्र में आते भी नहीं थे, ऐसा था? नहीं, राहुल गांधी इधर ये मंडल में क्या काम करने का, वो पूरा काम इधर करते हैं। राहुल गांधी इधर नहीं, तो वो देशीय नेताजी है, इसलिए उसका सबको ठीक है। रंजीता, हम फिर आपके पास आएंगे। जरा एक बार हर्षवर्धन जी का रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी, भाई इस बार अगर आप देखिए तो वोटिंग कम से कम 5 बजे तक की वोटिंग को देख के ऐसा नहीं लगता है कि पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऐसा लग रहा था कि चुनाव प्रचार में खास करके जिस तरह की सरगर्मी दिख रही थी, कम से कम पोलिंग बूथ पे उस तरह की सरगर्मी लग नहीं रहा है कि पहुंची है वहां तक।
देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि दरअसल हम लोग सरगर्मी दो लिहाज से देखते हैं। एक तो नेता लोग कैसे भाषण करते हैं, आपस में थोड़ा धींगा मुश्ती हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा ये है कि क्या सचमुच इस गर्मी में ये जो पोलिंग परसेंटेज आ रहा है, ये पोलिंग परसेंटेज बहुत खराब है। क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार देश में चुनाव में मतदाताओं का जो कहें कि उनका जो सहभाग है वो बढ़ा है, लेकिन अगर आप पिछले वर्ष जो 2019 का चुनाव है उसके मुकाबले देखें तो लगभग कमोबेश ज्यादातर जगह पर वही पोलिंग परसेंटेज है। मुझे आज भी जो सेकंड फेज की पोलिंग दिख रही है, अभी जब ये चुनाव आएंगे तो लगभग अंतिम जो आएंगे वोटिंग के जो कहें कि नंबर्स आएंगे तो वो 3-4% के आसपास कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप उनको एग्जैक्ट नंबर्स में तब्दील करेंगे तो लगभग उतना ही वोट परसेंटेज होगा जो बढ़े हुए मतदाता हैं। अब दूसरा इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसा चुनाव देश में है जिसमें देश की जनता ने मन बना लिया, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो, चाहे वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हो। इसलिए बहुत ज्यादा जिसको हम कहें कि वो आक्रामकता, वो जबरदस्ती एक दूसरे को नहीं चलो वोटिंग करते हैं, थोड़ा वो वाला उत्साह कम है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये एक स्टेटस को का चुनाव मुझे दिखता है, जो 2019 से लगभग वैसा ही चुनाव जाता हुआ मुझे दिखता है। हाँ, थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा सा रैली, थोड़ा सभा, वो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच में थोड़ी गर्म हुई, थोड़ा मुद्दे दूसरे तरह के आए, तो थोड़ा सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू मुस्लिम एक तरह से वोट की घेरेबंदी हुई। इसलिए हमें लगता है कि उसका असर हमें आज की वोटिंग में दिखना चाहिए। लेकिन अगर देखिए 5 बजे तक के अगर आंकड़े देखें तो कम से कम 10% का फासला अभी दिख रहा है। कहीं कहीं तो यह फासला बहुत बड़ा है। मथुरा में 46-47% वोटिंग हुई थी 5 बजे तक, और अगर आप देखें पिछली बार का आंकड़ा 61% का है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1 घंटे में बहुत लंबा फासला तय करना था। पता नहीं कर पाएगी नहीं या नहीं, कहना मुश्किल है। आखिरी आंकड़े जब आएंगे उसके बाद हम आपको बता पाएंगे इस बारे में और ज्यादा। लेकिन दिनेश वार्ष्णेय, ये जैसा कि अभी कह रहे थे हर्षवर्धन जी कि लोगों ने मन बना लिया है, स्टेटस को का चुनाव है और लोगों ने तय कर रखा है कि उनको क्या करना है, इसलिए ज्यादा तब्दीली नहीं दिख रही है। लेकिन जो 2-4% कम बेसी दिख रहा है, वो क्या लगता है आपको, ये कोई नतीजों पे कोई फर्क डाल पाएगा, या जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वैसा ही होने वाला? नहीं, स्टेटस को नहीं रहेगा। ये 3% से लेके 4% तक का डिफरेंस आ रहा है। इससे सीधी बात है कि आरएसएस का काडर नहीं निकल रहा, जो हमारे को खबर मिली है। जैसे आपने मथुरा का उदाहरण दिया, गाजियाबाद का उदाहरण दिया, दोनों सीटें बीजेपी हार रही है। अब कुछ भी ये कर लें, कुछ भी कहते रहे, ये हार रहे हैं। अभी तक तो हमारा अंदाजा ये था कि बीजेपी कम वोट, लेकिन ऐसा किस आधार पे आप कह रहे हैं जो लोग नहीं निकले वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, ऐसा कैसे माना जा सकता है? उसका रीजन ये है कि हमें ग्राउंड से रिपोर्ट है। अच्छा, हमारे वर्कर्स ने ग्राउंड पर रिपोर्ट दी है, कांग्रेस वर्कर ग्राउंड पर रिपोर्ट दे रहे हैं। हम तो एक दूसरे को पहचानते हैं, बस्तियों में एक दूसरे से मिलते हैं, रोज सब आपस में बात करते हैं। हम आपस में नेताओं से भी बात करते हैं, आरएसएस वालों से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। वो खुद मान रहे हैं इस बात को, आरएसएस वाले खुद मान रहे हैं इस बात को कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है अग्निवीर से, महंगाई से, बेरोजगारी से। जनता हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, अंडर करंट है। इसलिए ये तय है कि हम तो पहले सोचे थे कि ये बीजेपी की 170 से 180 के बीच सीट आएंगी। अब नहीं लगता कि ये 135 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 190 सीट का चुनाव आज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो और तमिलनाडु में 0 है, केरल में 0 है, कर्नाटक में खत्म हो जाएंगे, 2-3 सीटें आएंगी, तेलंगाना में 2-3 सीटें आएंगी। आपका विश्लेषण उनके तेलंगाना में उनको हजम नहीं हो रहा है। रुकिए, हर्षवर्धन जी, राजस्थान में ये कम से कम 6 कह रहे हैं कि जो कम वोट हुआ वो बीजेपी का वोट कम हुआ, वो विपक्ष का वोट कम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए रंजीत जी, मैं चूंकि दिनेश जी तो चूंकि जिस तरह से बात करते हैं, देश में कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ आधार बचा नहीं है, तो वो पता नहीं किस पार्टी के कार्यकर्ता से बात करते हैं कहा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पर कम वोट प्रतिशत की दोनों वजह है। हर्षवर्धन जी, एक वजह ये है, मोदी जी सबसे पहले कम्युनिस्टों को ही गाली देते हैं जहां जाते हैं। आपको कुछ बोलना है तो वो भी बोल लीजिए, क्योंकि बेवजह आपको खांसी भी आएगी बोलते हुए, तो मैं चुप हो जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कम्युनिस्टों का कुछ नहीं पता,
उसकी चिंता आप मत कीजिए। अगर कम्युनिस्टों का कुछ नहीं बचा तो कहीं भी वो जाते हैं तो कम्युनिस्टों को गाली देते हैं। भारत मंडपम में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ो, कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ो। आपको जो बीजेपी को जिसको आप समर्थन करते हैं उसकी कुटाई कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। हिटलर की भी कुटाई कम्युनिस्टों ने की थी। तो जरा फिर हम लौटेंगे आप दोनों के पास लौटेंगे। जरा अपने रिपोर्टर से लगातार अपडेट लेते रहना चाहिए क्योंकि अभी अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। सारे आंकड़े अभी अपडेट होंगे। जरा चलते हैं नोएडा हम, जहां पर कि मोहित ओम है हमारे संवाददाता। मोहित ओम, क्या दिन भर का आपने देखा, दिन भर वोटिंग जिस तरीके से चली और अभी जब शाम में आखिरी दौर में कुछ बदलाव दिखा और कैसा क्या लग रहा है कि पिछली बार के मुकाबले कुछ हवा बदली हुई दिख रही है या आपका क्या आकलन है? रंजीत जी, जिस तरीके से बयानबाजियों में गर्मी नजर आई और कार्यकर्ताओं में गर्मी नजर आई, उतनी गर्मी मतदाताओं में नजर नहीं आई। नोएडा में महज 51% वोट जो है वो 5 बजे तक पड़ा था, यानी पिछले बार के मुकाबले 12 से 13% वोट जो है वो कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें अंतिम 1 घंटे की तो उसमें बहुत ज्यादा वोटिंग होती हुई नजर नहीं आई है। क्या इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या महेश शर्मा जी दोबारा जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? ये बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सर, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है, किस पे असर पड़ रहा है इसका? देखो, बीजेपी के अपोज में सारी वोटिंग गई है। यहाँ के लोग नहीं चाहते महेश शर्मा दोबारा सांसद बने और सब बदलाव चाहते हैं। पिछले 10 सालों में महेश शर्मा ने यहाँ के लोगों के लिए या क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बसपा को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, मायावती का गढ़ रहा है, लोगों ने जमकर वोटिंग। कार्यकर्ता है बसपा से? जी, कार्यकर्ता हूँ। तो ये बताइए किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है? मुद्दों शिक्षा और चिकित्सा और जो बहन जी ने अपने सरकार में काम किए उन मुद्दों पे अब की बार वोटिंग है। बदलाव की उम्मीद है। इस बार महेश शर्मा जी देहात से शहर में शहरी वोट कम परसेंटेज हुआ है, इस वजह से हुआ कि गर्मी की वजह से शहरी वोटर निकला नहीं है, इसलिए देहात में अच्छी परसेंटेज बसपा को मिलती नजर आ रही है इस बार। ठीक है, तो जो कार्यकर्ता हैं उनकी भाषा कमोबेश सब जगह एक जैसी ही है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जो वोटिंग कम हुई है वो दूसरी पार्टी के लोग नहीं आए हैं, लेकिन असल में जब नतीजे आएंगे तब समझ में आएगा कि ये जो वोटिंग कम हुई है उससे नुकसान किसको हुआ है। तो एक बार ज्योति मिश्रा के पास चलते हैं। ज्योति, क्या माहौल है वहां अलीगढ़ में? ज्योति के कनेक्शन में कुछ इशू है, हम फिर से उनके पास चलेंगे। एक बार फिर से श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, आपके पास कुछ और नए लोग दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? वहां तो हालांकि पहली बार जब मैं आया था तो वहां तो राममय माहौल दिख रहा था और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग ज्यादा हैं वहां पे, इसलिए एक खास तरह की बात हो रही है। फिर भी जरा मैं चाहूंगा कि लोगों से पूछिए कि इस बार किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग हुई और थोड़ा वोटिंग कम जो हुई है उसका नुकसान किसको हो सकता है? बिल्कुल, मैं इनसे बात करती हूँ। आपने सही कहा, इनके लिए जो मुख्य मुद्दे हैं वो बीजेपी ओरिएंटेड ही हैं। राम मंदिर इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और खासतौर पर जब मैं लगातार इन लोगों से बात कर रही हूँ तो इनका ये कहना है कि हमने यहाँ के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, हमने सीधे मोदी जी को वोट दिया। बताइए। जी, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, जो राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, उसके लिए पूरी क्रॉसिंग की जनता वोट करती है। हाँ, हमने मोदी जी को वोट दिया है। सर, आप कुछ करें। जैसे ये मोदी का नाम हम लोग खुशी खुशी ले रहे हैं, ये एक ब्रांडिंग नाम हो चुका है। हमारा जो यहाँ का सांसद है ये गर्ग साहब, अतुल गर्ग, जो यहाँ भी खड़े हैं, वे जो है इतने एक टाइम उनके पास है ही नहीं, यहाँ पे एक दफे नहीं आए हैं। हाँ। और उनका एक मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है कि आप लोग सीधे मोदी जी को वोट कर रहे हैं, यहाँ के कैंडिडेट को, कमल के फूल पे। जी मैम बताइए, आप बताइए। वोटिंग बहुत कम हो रही है, जितनी उम्मीद थी कि मतदाता ज्यादा निकले उतने निकल नहीं रहे। इसका नुकसान किसको होता हुआ देख रही हैं आप? आई थिंक इसका नुकसान तो जो रूलिंग पार्टीज, जो पार्टीज हैं जो खड़ी हुई हैं उन्हीं को होगा। अच्छा, है ना, क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा धूप थी। अगर ये थोड़ा सा उसके लिए कुछ मैनेजमेंट हुआ होता ताकि लोग धूप से बच सकते तो ज्यादा अच्छी वोटिंग होती। जी, थोड़ा टाइम और बढ़ा दिया जाता तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आकर और लंबे टाइम तक वोटिंग कर सकते थे। ठीक है, आपको क्या लगता है किसको नुकसान पहुंचेगा? जरा हम अपने मेहमान का रुख करते हैं एक बार।
हर्षवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोग जो जहां जिस तरह के कार्यकर्ता, उस तरह की आवाजें हैं, उस तरह की के विचार दिख रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के भरोसे अगर आप फीडबैक लेंगे तो कई बार गलती हो सकती है। इसीलिए आप शायद दिनेश वार्ष्णेय जी से आप सहमत नहीं थे कि वो आपने कहा कि भाई वामपंथ का तो कहीं कुछ बचा नहीं, फिर भी आपको लगता है कि आपका फीडबैक सही है तो मैं क्या करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक गर्मी की वजह से, जैसा कि अभी कुछ लोग कह रहे थे, तो मुझे लगता है गर्मी की वजह से होगा, तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों के लिए इसका के वोटर नहीं निकले होंगे, और हो सकता है किसी पार्टी के लिए थोड़ा 1-2% दाएं बाएं हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी और वजह से है, ये किसी मुद्दे की वजह से है, या बहुत लोगों को लग रहा है कि ये 400 पार का जो नारा है वही सारा खेल कर देगा, तो पता नहीं, क्या मालूम नुकसान हो बीजेपी को। नहीं, देखिए रंजीत जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जब इस तरह का मोमेंटम क्रिएट होता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई बहुत बड़ा वोट परसेंटेज हमें दिखेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में हैं, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। तो हम ज्यादा मत प्रतिशत भी होता है तो भी ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार बदलने वाली। कम मत प्रतिशत को कैसे आंकेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें हम कहते थे कि कम लोग हो गए तो मतलब ठीक है, नाराजगी है, उस तरह की चीजें, ज्यादा हो गया तो सरकार बदलने के लिए गए। अब वो कन्वेंशनल तरीका बदल गया। यहां मैं क्यों कह रहा हूं कि स्टेटस को का चुनाव है, आप अगर ध्यान से देखें इस पूरे चुनावी कैंपेन में शायद पहली बार होगा कि विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा नैरेटिव खड़ा नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, वो शुरू में क्या कह रहे थे, शुरू में अंबानी अडानी रहा, जाति गणना रहा, जिस तरह से वो बात करते रहे, और अचानक वो पूरा का पूरा नैरेटिव हर 10 दिन बाद बदलता है। जब आप कहते हैं क्या एक गठजोड़ लड़ रहा है, तो मई 2023 में नीतीश कुमार की अगुवाई में वो गठजोड़ चलता है। उसके बाद हर राज्य में जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जाती है वहां टूटते जाते हैं। जो इनके गठजोड़ भी आपस में होते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं अच्छा चलो 17 सीटें तुमको दी, लड़ लो भाई। ममता बनर्जी कहती है एक भी नहीं दूंगी, 2 सीट दे रही हूं, लेना हो लो, नहीं चले जाओ। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे जनता देखती है। तो निराशा 2 तरह की हो सकती है। एक तो कि चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा जीत रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे, तो चलो वो वोट प्रतिशत कम हो सकता है। लेकिन दूसरी वाली आशंका ज्यादा है। आप सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी से ये कहकर लोग निकल रहे हैं कि भाई ये पार्टी नहीं रही, ये राम मंदिर पर बात नहीं करती, ये सनातन के खिलाफ बात करती है, ये पार्टी पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ चली गई है, ये पार्टी सनातन धर्म के खिलाफ है, और उस पार्टी के लोगों को अगर बूथ पर बस्ता रखने वाले नहीं मिलेंगे, उनको लोग नहीं मिलेंगे, तो आप कल्पना कीजिए अमेठी और रायबरेली में पार्टी अभी तक अपना कैंडिडेट तक नहीं घोषित कर सकी, और तब आप उम्मीद करेंगे कि इनके मतदाता निकल कर आए। ये होता हुआ मुझे नहीं। क्या मालूम वायनाड से वो जो वहां का हवा का रुख देखकर कुछ तय करना चाहते हो। तो आज अभी थोड़ी देर पहले, अभी आप जब नहीं जुड़े थे संभवतः, तब रंजीता से हमारी बात हो रही थी। वो पिछली बार उन्होंने कहा कि पिछली बार और इस बार में जो एक बड़ा फर्क दिख रहा है कि पिछली बार लग रहा था कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं, इस बार वो मुगालता भी लोगों को नहीं है, नहीं रहा। इसलिए हालांकि मैं ये कहूं, वायनाड से राहुल गांधी को कोई समस्या नहीं होने वाली। बात है, उनके जीतने पे मुझे लगता है, मुझे भी नहीं लगता कि कोई बहुत संशय है। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी हो सकता है, क्योंकि ये डर तो है ना, अगर आप एकदम से गायब हो जाएंगे तो लगेगा कि स्मृति ईरानी के सामने भाग गए, तो ये भी तो कांग्रेस के सामने संकट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जरा पूजा के पास चलते हैं, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, बंगाल पर सबसे ज्यादा नजर है इस बार, और लग रहा है कि अगर कोई कुछ करिश्मा हुआ तो बंगाल में हो सकता है। साउथ के कुछ एकाध स्टेट की भी चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां से उम्मीदें हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अगर इस बार वाकई कुछ अगर चमत्कार हो सकता है तो वो बंगाल है। उस तरह का कुछ माहौल दिख रहा है क्या आपको? देखिए रंजीत जी, आपको बता दें कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो। और जहां तक पहले चरण में जिन 3 सीटों में चुनाव हुआ था, और आज जहां दूसरे चरण में 3 सीटों पर उत्तर बंगाल में चुनाव हुआ है, ये लगभग माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। आज 3 सीटों में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी वो थी बालूरघाट, जहां पर सिटिंग एमपी और साथ ही बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत
कांतो मजुमदार आते हैं और साथ ही दार्जिलिंग से राजू बिस्टा, वो भी सिटिंग एमपी हैं और रायगंज में पिछली बार उन्होंने सीट जीती थी। अब आज हमने देखा कि अन्य राज्यों के मुकाबले बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन इस वोटिंग के क्या मायने हैं? अगर हम दो उदाहरण के तौर पे देखें तो 2019 में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बीजेपी को 18 सीटें आएगी, उस टाइम भी बम्पर वोटिंग हुई थी। और उसके बाद अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय भी वोटिंग काफी ज्यादा हुई अगर फीसदी के तौर पे हम देखें, लेकिन उस समय ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें आई। लेकिन बंगाल का आखिरकार मूड क्या है, लोग अक्सर बताने में कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो जाएगी। अगर खुल के तो बंगाल के साथ ये चुनौती है कि वहां लोग वोट किसको देते हैं, वोट करने के बाद भी बोलने के पहले 5 बार सोचते हैं, ये बात तो है ही बिल्कुल। ऐसे में ये वोटिंग इस बार, जैसा कि आपने कहा कि पिछली बार वोटिंग हुई थी जब लोकसभा में बम्पर वोटिंग हुई तो बीजेपी को फायदा मिला, दूसरी बार बम्पर वोटिंग हुई तो उसका फायदा ममता को मिला। इस बार की जो वोटिंग है वो किस तरफ जा रही है कहना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे। इस बार जरा एक बार पिंकी राज पुरोहित से भी बात कर लेते हैं, बेंगलुरु से लाइव हैं बेंगलुरु से। और बेंगलुरु में हालांकि वहां कोई बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है, लेकिन जहां आप हैं इस समय पिंकी, संभवतः आप ग्रामीण सीट पे हैं, और वहां क्या माहौल है? और बेंगलुरु साउथ में जहां जो एक हाई प्रोफाइल सीट है वहां जरा दोनों जगह का इक्वेशन बताइए। देखिए बिल्कुल कर्नाटका में जो है 28 में से 14 सीट्स पर आज वोट डाले गए हैं, लेकिन हम जिस सीट पर सब मौजूद है ये बेंगलुरु रूरल की सीट है, जहां पर डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश जो है वो कांग्रेस से और बीजेपी से देवेगौड़ा के दामाद डॉक्टर मंजुनाथ मैदान में है। काफी टक्कर भरा मुकाबला है और काफी दिलचस्प कैंपेनिंग भी देखी गई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर जो है वोट किया, क्योंकि इस बार जो है क्या कंटिन्यूटी देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो क्या वो मुद्दे थे जिनको देखकर आप जो वोट किए? यदि हिंदुस्तान में यदि हिंदू को रहना है तो सिर्फ मोदी मोदी कहना है, क्योंकि मोदी ही एक ऐसा टैबलेट है इंडिया में जो हम सबको बचा के जिंदा रखा हुआ है। नहीं तो हमारे हाथ से केरला चला गया, बंगाल चला गया। आप बताइए कि आप कंटिन्यूटी चाहते हैं सेंटर में या चेंज चाहते हैं इस बार? कंटिन्यूटी चाहता है। अभी इधर अब हमारा बेंगलुरु रूरल में जो हमारा डॉक्टर साहब है CN मंजुनाथ साहब, का अभाव है, समय का अभाव है हमारे पास पिंकी। मैं आपके साथ जो लोग हैं समझ में आ रहा है कि बीजेपी को लेकर के वहां बहुत उत्साहित हैं लोग। जरा हम अपने एक और संवाददाता ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ से हमने बात करने की कोशिश की थी उस समय ज्योति से, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। क्या माहौल है ज्योति जहां आप हैं इस समय? बिल्कुल सर, अगर मेरी आवाज आ पा रही हो तो अलीगढ़ में मैं मौजूद हूं और सुबह से ही लगातार हम यहां पर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अलीगढ़ में मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, लड़ाई बहुत पेचीदा नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद थे सतीश गौतम, जो इस बार उनके लिए राह काफी कठिन नजर आ रही है। एक वजह ये कि मौसम गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो घरों से निकले नहीं है और वोटर टर्नआउट जो है वो काफी कम रहा है। 58 से 60% वोटिंग भी शाम 6 बजे तक नहीं हुई है। और दूसरी बड़ी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, जिसकी वजह से लोग बीजेपी प्रत्याशी से नाराज थे। ये गौर करने हाँ, ये छुटपुट खबरें वहां से आ रही थी बिल्कुल कि वहां बीजेपी के प्रत्याशी से नाराज हैं लोग और उसकी वजह से भी कुछ वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ सकता है। श्वेता के पास थोड़ा लोग दिख रहे हैं, बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ हैं संभवतः। जरा एक बार चलते हैं श्वेता के पास, समय कम है श्वेता, जल्दी से आप ही के साथ खत्म करेंगे इस कार्यक्रम को। हाँ एडवांस में भिजवा लो ना। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, बल्कि ये कहूं रंजीत जी तो ये लोग तो अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया। इन्होंने ढोल भी मंगवाए गए हैं, ढोल अभी हालांकि पहुंचने वाले हैं। अच्छा। नाच रहे, झूम रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस बार तो जीतना है मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इनके बीच में। हर्षवर्धन जी, एक क्लोजिंग कमेंट कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहां भी दिख रहे हैं उनका जोश देखकर ऐसा लगता है कि चीजें पिछले बार के मुकाबले बहुत बदलने वाली नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। क्या वाकई पूरे पक्के तौर पे आपको भी लगता है कि ये स्टेटस को का चुनाव है?
जैसा कि आपने पहले कहा। निश्चित तौर पर देखिए रंजीत जी, मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है, और देश भर में जो घूमते टहलते मेरी जो समझ बन रही है, जो राजनीतिक जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल पल्स जैसे चल रही है, उसको समझते जो समझ बन रही है, और विशेष करके जिस तरह से विपक्ष ने पूरा का पूरा प्लॉट खो दिया है। आप पॉलिटिकली लड़ते कहीं दिखते हैं ना, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात को हम 4 जून को फिर बात करेंगे, तो आपके साथ भी चर्चा में हम फिर से बात करेंगे। जो उत्साह नहीं है वो किसका नहीं है, वो होता उसका नहीं है जो लगता है कि लड़ाई हम हार चुके हैं, हथियार रख दिया है, वो विपक्ष के लोग हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मतदान प्रतिशत कमोबेश उतना है, 3-4% बहुत ज्यादा नहीं होता अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो। स्टेटस को का चुनाव है, 2019 जैसे ही आंकड़े होने वाले। ये हाँ, आपके दावे एक बार फिर से 4 जून को परखे जाएंगे, सिर्फ सरकार का ही नहीं, सारी पार्टियों का ही नहीं, जो विश्लेषक हैं उनके दावों की भी उस दिन पड़ताल हो जाएगी और उसकी परख हो जाएगी। तो आज हमारा इस कार्यक्रम में वक्त इतना ही था। हमारे सारे मेहमानों और हमारे सारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। देश का मूड मीटर में आज इतना ही। चलते हैं हेडलाइन के लिए अपने सहयोगी के पास।